मैं प्रिंट मीडिया में जॉब करता था। बात है सन 2013 की। एक दिन एक बबलू चौधरी नाम के सपा नेता मेरे ऑफिस में आते हैं और आने के बाद बोले कि उस्मान भाई कुछ ऐसी न्यूज़ छापो कि फ्रंट पेज पर लेके जाओ मुझे और इतना हाईलाइट करो कि बात मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। तो मैं हंसने लगा। मैं कहा कि भाई बबलू चौधरी साहब, आपको कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि हम आपको फ्रंट पेज पर छाप सकें। हर नेता की एक ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों में अगर छपेगा तो पब्लिक के बीच में उतना ही पहचान बनाएगा और उसको उतने ही ज़्यादा मुकाम हासिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही ख्वाहिश पाले हुए थे ये समाजवादी पार्टी के नेता। तो कुछ दिन पहले आए थे कि मुझे बहुत सारा छापो, फिर कुछ दिन बाद आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमें माफ़ कर दो, अब छापना बंद करो, मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुझे पार्टी से ही बाहर निकाल दें। बात ही कुछ ऐसी थी जिनको सुनकर, जिसके बारे में जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसमें कम से कम इस कहानी का 80% पार्ट मेरी आंखों के सामने हुआ है, इसलिए ये समझ लीजिएगा कि आज उस्मान सैफी आपको आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बुलंदशहर है और ज़िला बुलंदशहर की एक तहसील है खुर्जा। दरअसल 16 दिसंबर 2013 का ये वाक़या है। यहाँ के बबलू चौधरी की शादी होती है और अगले ही दिन उनके भाई की शादी होती है। दोनों भाइयों की शादी का एक साथ वलीमा हो रहा था 17 दिसंबर 2013 को। हाईवे, नेशनल हाईवे 91 पर एक मैरिज होम है, विनायक होटल। विनायक होटल में ये इसकी तैयारी चल रही थी। सब लोग बड़ी खुशी खुशी यहाँ पर आ रहे थे। समाजवादी पार्टी के कई नेता, कई बसपा के नेता, कई उनकी जो ताल्लुकात वाले लोग थे, सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेताओं के साथ साथ प्रशासन के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और साथ ही मीडिया बंधु के लोग भी गए हुए थे। इस प्रोग्राम में मैं भी गया हुआ था। लगभग 8:45 का ये वाक़या है। अचानक ही जब लोग खा पी के यहाँ से निकल रहे हैं तो जो जिनका वलीमा हो रहा है, दूल्हे मियाँ यानी कि बबलू चौधरी, इनके भांजे हैं हाजी असद। हाजी असद अपने घर जाने के लिए जैसे ही मैरिज होम से बाहर निकलते हैं तो उनकी बाइक पर दरअसल कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई हट इस पे से। तो हटने की जब बात करते हैं तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और कहासुनी कुछ इस तरह की होती है कि हाजी असद उस व्यक्ति को एक तमाचा मार देते हैं खींच के। जब ज़ोर से तमाचा मारते हैं तो कहीं ना कहीं उस आदमी की ईगो हर्ट हो जाती है और ईगो हर्ट होती है तो वो इतना गुस्से में आ जाता है, इतना तमतमा जाता है कि अपने एक पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालने के बाद सीधा हाजी असद को गोली मार देता है। साथ ही 1-2 गोली और चलाई जाती हैं। पहली ही गोली लगते ही हाजी असद की वहीं घटनास्थल पर मौत हो जाती है। मगर जैसे ही गोली की आवाज़ चलती हैं, गोली की आवाज़ 1-2 आती हैं तो आसपास खड़े हुए लोग भी ये नज़ारा देख रहे थे, ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें बहुत ही ख़राब लगता है और वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हाजी जी को गोली मार दी है, हाजी जी का मर्डर कर दिया है। इस तरह का शोर सुनने के बाद सैकड़ों लोगों की तादाद उस व्यक्ति पर टूट पड़ती है और उस व्यक्ति को इतना मारा जाता है, जिसके हाथ में चाहे ईंट हो, पत्थर हो, रोड हो, जो भी जिसके हाथ में लग रहा था, वो व्यक्ति, वो खासकर वलीमे में शामिल होने वाला आदमी, उस मर्डर को लेकर हाजी असद के, वो उस आदमी को मौके पे ही मार देते हैं। इसको जब मार रहे थे, पीट रहे थे, तभी इसी बीच में एक और व्यक्ति मौके पर आता है और मौके पर आने के बाद लोगों से अपील करता है कि भाई लोगों, ये मर जाएगा, इसको मत मारो। करीब करीब 7 या 8 मिनट का ये दृश्य रहा है और वो लोग जब ये देखते हैं कि ये भी इसका साथी है तो फिर वो भीड़ उसको छोड़कर अब दूसरे व्यक्ति पर टूट पड़ती है। मगर इसी बीच कोई व्यक्ति 100 डायल पर फ़ोन करता है, पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है। जब तक पुलिस आती है तब तक ये मारपीट का तांडव चल रहा था और एक के बाद एक लोग वहाँ आ रहे थे और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। जब उन्हें पता चल रहा था कि हाजी असद को मारा गया है, हाजी असद की हत्या कर दी गई है, अब ये बात बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने लगी थी। हालांकि पुलिस के आने पर दूसरा व्यक्ति मरा नहीं है। पुलिस आनन फानन ही पहले वाले मरे व्यक्ति को, साथ ही हाजी असद को, तीसरा घायल व्यक्ति को, इन तीनों को ही अपने कब्जे में लेकर, घायल व्यक्ति है उसको अलीगढ़ में रेफ़र कर दिया जाता है। साथ ही दो व्यक्ति हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस ने इस इलाके को एक तरह से कह सकते हैं कि छावनी बना दिया था।
खुशी का माहौल था, दो सगे भाइयों का वलीमा चल रहा था, कहीं ना कहीं रंग में अब भंग पड़ चुका था। सब कुछ ठीक है, कौन है हत्यारे, किसने मारा है, अब ये जांच का विषय बन गया था। वजह क्या थी? सब लोग थे, अलग अलग तरीके से बातें कर रहे थे। कोई कह रहा है कि ये बाइक चुराने के लिए आया था, हाजी जी ने बाइक चोरी करने से रोका तो इसलिए उसने हाजी जी पर गोली चला दी। कुछ लोगों का ये कहना है कि बुलंदशहर में एक पूर्व विधायक हाजी अलीम रहे हैं, उनके भाई भी इसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आके खड़े हुए थे। जहां बाइक खड़ी थी वहीं उनकी हाजी यूनुस की भी एक कार खड़ी हुई थी। तो कुछ लोगों को ये भी अंदाज़ा था कि वो हाजी यूनुस पर हमला करने के लिए आए थे, मगर ये जांच का विषय बना रहा और क्या था इसके पीछे, कभी इस घटना से कभी पर्दा हट ही नहीं पाया कि वो मरने वाला जो व्यक्ति था वो आखिरकार सचमुच बाइक चोरी करने आया था या किसी को मारने के लिए आया था। अब अगला दिन आता है, यानी कि 18 दिसंबर आता है। 18 दिसंबर भीड़ इतनी उग्र थी कि भीड़ ने ये पता निकालने की कोशिश की कि जिसने हाजी असद पर हमला किया है आखिरकार वो व्यक्ति अब फ़िलहाल कहाँ पर एडमिट है। तो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, वहाँ भी उस व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर पहले ही दिन उसको इतना मारा गया था कि उसने अगले ही दिन अपने प्राण त्याग दिए। फिर वो बच नहीं पाया, वो भी मर गया था। अब तक इस घटनाक्रम में 3 लोग मारे जा चुके थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और खुर्जा कोतवाली के उन दिनों इंस्पेक्टर रहे थे के.एन. मिश्रा और साथ ही यहाँ के सर्किल ऑफिसर थे शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। मामले की जांच काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर के.एन. मिश्रा, जो कि डीएसपी पद से अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अपने घर पर आराम कर रहे हैं, तो इस मामले की जांच कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये मामला अब मीडिया में, सोशल मीडिया पर, हालांकि उन दिनों सोशल मीडिया का इतना ज़ोर नहीं था जितना आजकल चलता है, तो ये अखबार में लगातार छप रहा है और पहले पेज से लेकर लखनऊ से लगातार खबरें प्रकाशित होती थी, खबरें मेरठ से लगातार प्रकाशित होती थी, खबरें बुलंदशहर से लगातार प्रकाशित होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि एक एक दिन में पूरा पूरा पेज भर के आया करता था और लगातार खबरें छप रही थी। तब बबलू चौधरी आकर कहते हैं कि भाई लोगों अब बंद करो, अब बर्दाश्त करो। जब ये सब चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें वो वाली बात याद आ रही थी कि एक दिन वो था कि जब बबलू चौधरी खुद ऑफिस पर आकर कहते हैं कि मुझे खूब सारा हाईलाइट करो, और आज हाईलाइट होने का नंबर आया है तो खुद बबलू चौधरी आकर कहते हैं कि रहने दीजिए। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प पार्ट ये है कि जब उस पहले व्यक्ति को मार दिया गया था, दूसरे व्यक्ति को मार रहे थे, तो उस टाइम हम लोग, मैं दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ रहे थे उन दिनों अश्वनी त्रिपाठी, और अमर उजाला के ब्यूरो चीफ रहे थे सुशील कुमार। हम अपने कुछ साथियों के साथ अपने इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे जब भीड़ के लोग उन्हें मार रहे थे। तो हमें ऐसा लगा, हम पत्रकारों को, मीडिया वालों को, कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर कहीं गैंग वॉर न शुरू हो जाए। हमने ये इसलिए सोचा था क्योंकि इस शादी के अंदर आदमी कम हथियार ज़्यादा नज़र आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक मन में दहशत थी, एक डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ लोग आपस में या गोली चला दें या फिर गैंगवार अगर हो गया तो आम पब्लिक के लोग भी मारे जाएंगे। तो हमने शायद वहाँ से बचने की कोशिश की। और इस विनायक होटल का एक रास्ता है जो बहुत कम लोग जानते थे, जो क्या उस मेन हाईवे की तरफ से ना निकल के और पीछे शहर की तरफ निकल जाता है। तो हम उस रास्ते से जैसे निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उस भीड़ में से कुछ लोग बोले कि ये इन बदमाशों के साथ थे, इनको भी पकड़ो। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई। लोग जैसे हमारे पीछे दौड़े, मगर एक देवदूत बनकर हमारे बिंदा वाले चौक पर रहने वाले शिव मिष्ठान भंडार के मालिक चेतन शर्मा जी जब ये दृश्य देख रहे थे और हम छुपे, तो भीड़ ने जैसे ही एकदम कहा कि ये कौन है, जैसे उनके पीछे करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इन्हें मत पकड़ो, असल में मेरे लेबर के व्यक्ति हैं, डर गए हैं और मैंने उनको अलग कर दिया है। तब जाकर वो भीड़ हम लोगों से भी बची, नहीं तो 3 लोग तो अब तक मारे जा चुके थे। 3 हम लोग थे, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान से, तो शायद 3 हम लोगों का भी इसमें नंबर लग जाता। मगर कहानी फिर आगे बढ़ती है। इस मामले की जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर के.एन. मिश्रा। के.एन. मिश्रा, क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ था, लखनऊ से लगातार दबाव पड़ रहा था कि इसे हल्का करिए, कम करिए, क्योंकि उन दोनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शपथ ली थी कुछ ही दिन पहले। वो नहीं चाहते थे कि उनकी छवि दागदार हो, वो नहीं चाहते थे कि उनका पार्टी बदनाम हो या उनकी पार्टी का कोई नेता बदनाम हो। तो ऐसी कंडीशन में ऊपर से जब नीचे तक दबाव आया तो कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव था इस मामले पर जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और चार्जशीट लगाने की कोशिश की जाए। दोस्तों, जब ये पहली गोली चली थी, जब भीड़ ने इसमें हमला किया था, तो गोली किस चीज़ से चली थी? वो पिस्टल पुलिस को मिली ही नहीं थी। जब पुलिस को पिस्टल मिली ही नहीं थी, अब पुलिस पर दबाव पड़ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। भीड़ में से ही कोई व्यक्ति उस पिस्टल को अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो जाता है
और पुलिस ने हालांकि कोशिश की थी कि वही पिस्टल मिल जाए, मगर जब वो पिस्टल मिली नहीं थी तो अब ऐसे कंडीशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हो जाता है कि इसमें जो एक हाजी असद के अलावा जो मरने वाले 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक की पहचान मोहम्मद उमर के रूप में हुई थी, जिस पर बुलंदशहर, नोएडा, बदायूं और अलीगढ़ जैसे कई ज़िलों के अंदर उस पर लगभग 19 मुकदमे दर्ज थे लूट और डकैती के। साथ ही उस पर एक मुकदमा और पाया गया था 12 मार्च 2012 को। जहांगीरपुर में एक स्कूल पढ़ता है RPS स्कूल, इसके संचालक रामपाल सिंह तेवतिया, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और साथ ही इनसे 15 लाख रुपए लूटे गए थे। और लूटने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति था जिसने हाजी असद को गोली मारी थी। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात पुलिस इंस्पेक्टर KN मिश्रा की जाँच में पाया गया था। अब इस मामले की जाँच चल रही है। अब उस पिस्टल की तलाश जारी थी कि आखिरकार वो पिस्टल कहाँ है। पुलिस ने तमाम कोशिशें की मगर वो पिस्टल हाथ नहीं आती है। अब ऐसे कंडीशन में पुलिस ने एक कोशिश की कि क्यों ना एक पुरानी पिस्टल अपने ही कोतवाली से उठाकर लगा दी जाए। तो अब मौके पर 3 पुलिस वाले हैं, जिसमें एक SSI हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर थे, एक सब इंस्पेक्टर जो कि लेखक थे और एक मुंशी। तो यहाँ हेड मॉडल के माध्यम से एक कबाड़ माल खाने से एक पिस्टल निकाली जाती है। दरअसल पिस्टल नहीं थी, वो एक देसी कट्टा था और देसी कट्टा जब हाथ में आता है तो SSI देखकर थोड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी पुराना है, जंग खाया हुआ है और गोली किसी और से चली होगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, ये चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। वो सवाल कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे और बातचीत करते करते जैसे ही अचानक से उनका टिगर पे हाथ जो पहुँचा है, टिगर जो उन्होंने दबाया तो गोली चल जाती है। किसी को नहीं मालूम था कि इसके अंदर पहले से ही गोली थी, जबकि वो हथियार जंग खाया हुआ था। गोली चलती है, सब लोग डर की वजह से बेहोश हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। अचानक से एक पत्रकार की एंट्री होती है और पत्रकार अपनी आंखों से आगे देखता है तो 3 लोग बेहोशी की हालत में हैं, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं और एक मुंशी। मुंशी के ठीक 1-1.5 फीट की दूरी से वो गोली लगी थी और ये कुछ टाइम के बाद, करीब 30-35 सेकंड के बाद, वो दोनों सब इंस्पेक्टर जैसे उठ के बैठे होते हैं तो अचानक वो ये देख रहे थे कि गोली चली थी तो कहाँ चली थी। 2 लोग उठ चुके थे, मुंशी अभी अपनी जगह पर लेटा हुआ है। अब मुंशी को चारों तरफ टटोला जाता है, देखा जाता है कि ऐसा ना हो कि कहीं गोली मुंशी को ना लग गई हो, मगर मुंशी ठीक था। मुंशी के चेहरे पे जब पानी की छींटें मारी जाती हैं तो मुंशी जब उठ के बैठा होता है तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो इतना डर जाता है कि उसका चेहरे पे पसीने पसीने हो रहे थे। उसको समझाया जाता है और दोनों ही सब इंस्पेक्टर्स के सामने हाथ जोड़कर, एक मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद था, उसके सामने कहते हैं कि ये शिकायत, ये बात किसी से मत कहना और वो बात हमेशा हमेशा पन्नों में दफन होकर रह गई। क्योंकि पन्नों तक पहुंची नहीं थी, वो इतिहास के आईने, इतिहास में दफन होकर रह गई। क्योंकि ये बात ना किसी मीडिया में आई थी, ना ही बात ये किसी चार्जशीट में इसे दाखिल किया गया था। वाकई यानी कि 3 मर्डर पहले 3 होते होते बचे और एक गोली चलने के बाद चौथा मर्डर मुंशी का होते होते बचा था। अगर ये बात मीडिया में आती, सुर्खियों बटोरती, तो हो सकता है कि इसमें कई पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते, कई इंस्पेक्टर की इसमें वाट लग जाती, साथ ही इसमें हो सकता है कि SSP भी नप जाते। फिलहाल सभी इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती, कार्रवाई के साथ साथ कार्रवाई किस पे होती, क्योंकि भीड़ ने हमला किया था, भीड़ की शक्ल ने हमला किया था, मामले को कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। बहुत सारी इसमें गलतियाँ भी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें नहीं उठाई गई थी और आज भी कई सवाल वो खड़े हुए हैं। आज भी कई बातें ऐसी हैं। वो मरने वाला व्यक्ति जो दूसरा जो अलीगढ़ में मरा था, उसके नाम का मैंने अखबार के कई पन्ने टटोलने की कोशिश की। जब मैं रिसर्च कर रहा था, देखने की कोशिश की कि उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो उसका नाम नहीं मिल पाया, लेकिन एक व्यक्ति का नाम मिल गया था। साथ ही जो हाजी असद हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए थे आर्थिक सहायता के तौर पर, मगर उनके घर वालों ने आर्थिक सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बेटे को, हमारे लाल को वापस ला सकते हो तो ला कर दे दो, हमें आर्थिक मदद नहीं चाहिए थी। मेरी जानकारी में, मेरे 10-12 साल के मीडिया के करियर में ऐसे वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वो पैसे लेने से मना कर दिया था। जबकि आज का दौर ये है कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कहीं कोई मर्डर हो जाए, कोई बात हो जाती है, तो लोग शव को सड़कों पर रख कर हंगामा करते हैं और मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाइए, मांग करते हैं कि 10 लाख रुपए दीजिए, मांग करते हैं कि सरकारी नौकरी दीजिए। लेकिन ये हाजी असद की फैमिली वाकई सैल्यूट की हकदार है कि उन्होंने सरकारी जो 5 लाख रुपए मिल रहे थे उनको लेने से मना कर दिया। दोस्तों, बबलू चौधरी मुझसे आए दिन बात करते रहते हैं, मेरी उनसे अच्छी ताल्लुकात हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कहानी पढ़ रहा हूँ, कहानी के बारे में आपकी बताऊँगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा असली नाम मत लेना, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया है। हालांकि मुझे दुख है इस बात का कि मुझे उनका असली नाम लेना चाहिए था,
बाकी कहानी के जितने भी इसमें पात्र हैं, कहानी में जितने भी लोग हैं, सबके नाम ओरिजिनल हैं, असली हैं, सिवाय उसके जिसका वलीमा हो रहा था। और जब ये मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था और ये फिर बबलू चौधरी ऑफिस पे आकर कहते हैं कि उस्मान भाई अब छापना बंद कर दीजिए। और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी नहीं कहा मुझसे कि छापना है आपको। खैर वो कभी नहीं छपा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और साथ ही मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिनके नाम लेना मैं कल 1 जनवरी को भूल गया था, जिसमें वंशराज हैं आजमगढ़ से उत्तर प्रदेश, और सोनू पटेल हैं झारखंड से, लालू बाबू हैं, इनके दोस्त हैं अभय कुमार, इन्होंने अपील की थी कि हमारे लालू बाबू का नाम लेना है। साथ ही फरहा खान हैं, इनकी बड़ी बहन है फरहा खान, और वो कहती हैं कि शाहना का जन्मदिन आपने नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। फरहा जी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अनिल, वंशराज, सोनू और लालू, इन सब से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया। लेकिन आज जिनका जन्मदिन है, आज 2 जनवरी है, जिसमें सुमित चौधरी हैं। सुमित चौधरी इलाहाबाद मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। अब्दुल समद ज़िला संभल गांव मैथिली के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है। एक ए टू जेड करके हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी। आप नए जन्मदिन के साथ साथ नया साल भी है आपका, आपके लिए तो वाकई खुशी, डबल खुशी हो जाती है। साथ ही कुछ लोगों ने अपील की थी कि मैं उनका नाम लूँ। ये सजीम आलम हैं, ज़िला किशनगंज बिहार से। नूरुल्लाह हैं, गांव नंदपुर, ज़िला संत कबीर नगर यूपी से। और गोविंद कुमार, गांव हुमायूंपुर हरदोई यूपी से हैं। और समर तस्लीम हैं, जामिया नगर दिल्ली से। राहुल मिश्रा हैं, सिद्धार्थ नगर यूपी से। इन्होंने नाम लेने की अपील की थी और मैं आप लोगों के नाम लेता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम लीजिए, दीजिए। और जिनके नाम ले चुका हूँ उनका नाम शायद मैं नहीं लूँगा, लेकिन नए लोगों के नाम ज़रूर लूँगा। तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये कहानी मेरी आँखों देखी थी। मैंने बहुत सारा पार्ट अपनी आँखों से देखा था, जो नहीं देख पाया उसको मैं बता नहीं पाया। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।